Hey everyone, welcome back to my channel. I'm your biology educator Aju Kushwa. तो आज हम एंजाइम को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के हैं, क्या क्या हैं और एंजाइम है क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक चीज़ों से, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, चलिए एंजाइम एक्चुअली है क्या, पहले हम पेन ले लेते हैं। ओके, एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज़। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मान लो कि फूड है, फूड डाइजेशन का काम हो रहा है ना एक्चुअली बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ मान रहे हैं हम, फूड डाइजेशन की बात करें, वैसे तो और भी रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या कैसे होंगी, स्पीड अप होंगी, किस चीज़ से, एंजाइम्स के थ्रू। नहीं तो ये जो रिएक्शंस है ना धीरे होंगी। जैसे कि कोई प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, लिपिड डाइजेस्ट करने हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है, तो ये क्या कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे रिएक्शन को। मतलब कि मान लो यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स हैं और ये इनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगी, जिससे कि डाइजेशन जल्दी होगा। ठीक है, तो यही वाली रिएक्शन इसको करने को ही, मतलब इसका जो ये करा रहे हैं, ये एंजाइम हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी। ओके, अब देखो तो हमको समझ में आ गया कि एंजाइम है क्या एक्चुअली। ठीक है, और ये काम कैसे करते हैं, वर्क एज कैटलिस्ट। ओके, देखो अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, जो कि लैब में कराई जा रही है, केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो हम केमिकल रिएक्शंस में जो हम यूज़ करते हैं टर्म, उसको हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और हम बायोलॉजिकली बात करें तो बायोलॉजिकली हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कैटलिस्ट। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दे रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। ओके, ओके, अब देखो यहाँ पे बस ऐसे देखा था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे एक सबस्ट्रेट आया है। ठीक है, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा कुछ बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, वन डबल फोर्सेज हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम से जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, अब जैसे रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन के क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइम और मतलब सबस्ट्रेट क्या थे, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये था एंजाइम का काम। नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम में क्या है, एंजाइम कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या काम है उसके। ठीक है, बायोकैटलिस्ट के जैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंजाइम का। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। ठीक है, जब हम एंजाइम का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है, देखो यहाँ पे हम एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम विदाउट एंजाइम हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो और अच्छी चीज़ पता है क्या है एंजाइम का यूज़ करने का, कि एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए हमको। ठीक है, और क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, देखो जल्दी रिएक्शन होंगी, ज़्यादा रिएक्शंस होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, काम जल्दी होगा। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, और क्या कर रहा है ये ना, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं होने देता, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, भी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, बट सम RNA लाइक राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम एक स्पेशल केस है जो कि हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो कुछ RNA से भी बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। ओके, देखो डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, टेम्पोररी बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया। देखो रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है इनका, बस इनका काम ये है कि प्रोडक्ट जल्दी बनाने का। ठीक है, और क्या करेंगे, टेम्पोररी बाइंड होते हैं सबस्ट्रेट से। अभी हमने देखा जैसे प्रोडक्ट बन गया तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या हैं। देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। देखो एंजाइम स्पीड अप करता है रिएक्शंस को और लोअर कर देता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। ये कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट बनना था वही बनेगा, इनको कुछ भी लेना देना नहीं है रिएक्शन से। ओके, ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन
इन ईच एंजाइम कैन कैटेलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे एंजाइम्स की बात हुई है, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमने एक एंजाइम इस रिएक्शन के लिए भी यूज़ कर लिया, एक एंजाइम हमने दूसरी रिएक्शन के लिए भी यूज़ कर, मतलब एंजाइम क्या बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, मतलब कि जैसे मान लो प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम यूज़ होगा, अलग प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम यूज़ होगा, मतलब कि अलग अलग रिएक्शन को कराने के लिए हम अलग अलग एंजाइम यूज़ करेंगे। ओके देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो बहुत छोटी अमाउंट में भी अगर हम एंजाइम ले रहे हैं तो मतलब एंजाइम का यही फ़ायदा है कि बहुत कम एंजाइम क्या कर रहा है, बहुत मतलब मल्टीपल टाइम बढ़ा दे रहा है रिएक्शंस की स्पीड को। ठीक है, 1000 टाइम इंक्रीज कर दे रहा है स्पीड को। ओके देखो, एंजाइम आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट वन एंजाइम मॉलिक्यूल्स। ओके देखो, यहाँ पे हमको देखो टर्नओवर नंबर भी दे रखा है, कैटेलेज टर्नओवर नंबर कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, 6 × 106 पर मिनट। ओके चलो अब हम आगे मूव करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस कैसे इंक्रीज हो रही हैं, है ना। तो डायग्राम्स के थ्रू अब हम ये समझेंगे। हाइलाइटर ले लें, पेन ले लें, पेन में हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके देखो, यहाँ पे हम एक नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं। देखो अब नॉर्मल रिएक्शन में हम कैसे बता रहे हैं, देखो जो एनर्जी बैरियर था, मान लो ऐसे यहाँ पे देखो फ्रॉक्स हैं, कुछ यहाँ पे फ्रॉक्स हैं, इनको जंप करना है अनोदर साइड। ठीक है, दूसरी साइड पे इनको जंप करना है। ठीक है, पानी में जाना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ना इनको ना जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो रही है। उसको इन्होंने ये ब्रिक्स के थ्रू दिखाया है। ये देखो, ये जो ब्रिक्स लगा रखी है ना यहाँ पे, जो भी चीज़ है वो उसके थ्रू दिखाया है कि इसको मतलब इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब इसको इतना जंप करना पड़ेगा तब ये यहाँ पे जाएगा। बट हम यहाँ पे देखो, जो हमने एंजाइम यूज़ किया ना, यहाँ पे देखो ये जो है ना, तो यहाँ पे इसको बहुत कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ी, मतलब बहुत छोटा सा जंप लगाएगा, फटाक से दूसरी साइड पहुँच गया। अब मान लो एनर्जी यहाँ पे कम यूज़ करनी पड़ी है इस वाली रिएक्शन में, तो जल्दी और फ्रॉक्स भी जंप कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो और फ्रॉक्स हैं, मतलब दूसरी साइड पहुँच गए हैं, वो कैसे हैं, ज़्यादा हैं। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो बेचारे देखो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। ठीक है, हो सकता है कि एक बार में पहुंच भी नहीं पा रहा है इतना ऊंचा। ठीक है ना, तो ज़्यादा जंप लगाने की वजह से यहाँ पे कम फ्रॉक्स हैं, मतलब कि प्रोडक्ट कम बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा है, मतलब कि कैसी रिएक्शन कैसी है, स्लो है। बट अगर यहाँ एंजाइम्स जहाँ पे हमने यूज़ किए हैं वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम यूज़ करनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से कैसी है, रिएक्शन है ये फास्ट। ओके समझ में आ गया। तो यही था, ठीक है, कि रेट इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे ये पीछे हमने देखो डायग्राम देखा था, यहाँ पे वही सेम डायग्राम है। एक मिनट, ओके सही नहीं हो रहा ये, अरे भाई देखो सेम डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। ओके देखो यहाँ पे क्या था, हमने यूज़ करा, एक बारी हमने एक रिएक्शन कराई है एंजाइम का यूज़ करके, और दूसरी बारी हमने बिना एंजाइम के यूज़ करके कराई है। जो हमने एंजाइम का यूज़ करा है जिसमें, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगी है। ठीक है, मतलब ये देखो विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा है, विद एंजाइम इतनी कम है। ठीक है, और प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। तो ये हमारा ये डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, याद करने का कुछ था नहीं, ईजी है, बस समझ लो आपका काम हो जाता है यूँ ही। ओके चलो अब हम देखते हैं आगे। एंजाइम्स। ओके एंजाइम्स, यूनिट्स दे रखी हैं, बेसिक नेचर बता रखे हैं। ठीक है, नेचर की अगर हम बात करें सिंपली क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। अब हम यहाँ पे एंजाइम्स की यूनिट्स की बात करेंगे तो मोनोमेरिक भी हो सकते हैं, ओलिगोमर्स भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं। कॉन्जुगेटेड में दो टाइप हैं, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट में कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको भी हम आगे डिटेल में रीड करेंगे। ओके, तो ये कैसे कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक्स, एंड कोएंजाइम्स कैसे हैं, ऑर्गेनिक है। ठीक है, मोनोमर का मतलब क्या होता है, मोनो हो गया, मोनो मतलब सिंगल यूनिट, तो यहाँ पे सिंगल यूनिट हो गया। ठीक है, ओलिगो का मतलब बहुत सारी, ठीक है, पॉली, तो ये क्या होगी, मल्टीपल यूनिट्स हो गई। समझ में आ गए। चलो ये तो इसका क्लासिफिकेशन टाइप का हो गया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्जुगेट एंजाइम। ओके,
Enzymes covalently linked to another protein or antibody are conjugated. Okay, conjugate enzymes are formed of two parts. किस किस से बन रहे हैं? A protein part called एपोजाइम, ठीक है, जो इसमें प्रोटीन पार्ट होगा उसे हम एपोजाइम बोलेंगे, ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? कोफैक्टर बोलेंगे। अभी पीछे आपने देखा था कोफैक्टर की बात हुई थी ना, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम क्या बोल लेते? कोफैक्टर बोलेंगे। ओके, एपो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम इज अन inactive enzyme. Activation of the enzyme occurs upon binding of organic or inorganic cofactor. देखो इसकी एक्टिवेशन कैसी है, देखो ये कैसा होता है? इनएक्टिव एंजाइम होता है स्टार्टिंग में, और इसकी एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करती है? अगर इसके पास क्या जुड़ रहा है? कोफैक्टर जुड़ रहा है, ठीक है, क्या जुड़ रहा है, ठीक है, उससे ये एक्टिव होगा, ठीक है। हॉलो एंजाइम इज अन एपो एंजाइम टुगेदर विद कोफैक्टर। होलो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम है प्लस कोफैक्टर की एक फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होलो एंजाइम का एक डायग्राम दे रखा है, देखो एपो एंजाइम है, ठीक है। एपो एंजाइम के पास क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर के पास प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये कोएंजाइम कोफैक्टर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से बाइंड करेंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे? होलो एंजाइम बना लेंगे। अब देखो ये सबस्ट्रेट जैसे काम कर रहा है, ये इसकी शेप के जैसा है, मतलब अब ये दोनों भी ना सिमिलर होंगे, ये मतलब ये दोनों भी स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक वाला ही स्पेसिफिक से जुड़ेगा क्योंकि उसकी शेप मैच ही नहीं करेगी दूसरे से, तो जुड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। जो उसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेंसेस लगे होते हैं, उसको हम अरे क्या बोलते हैं? सिग्नलिंग, कुछ टाइप का सिग्नलिंग एक पहुँचती है तो उसको बाइंड करने देता है, तो ऐसे करके ये बाइंड होगा, नहीं तो ये बाइंड नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नहीं, यहाँ पे हमने कुछ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड देयर कोएंजाइम फॉर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। वाइटामिन्स हैं, कोएंजाइम फॉर्म, ठीक है, रिएक्शन और प्रोसेस प्रोमोटेड, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि थायमिन की बात करेंगे, B1 थायमिन, ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप इसे पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोएंजाइम फॉर्म इसकी क्या है? बायोसाइटिन है, और ये क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन करता है। ओके, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे याद कर लो, ठीक है। और भी यहाँ पे दे रखी हैं, देखो यहाँ पे है ना, कुछ एंजाइम है और उसके कोफैक्टर्स हैं, ये आप पढ़ लो, ठीक है। ये हमारी कुछ रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ओके, अब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर देखो एंजाइम्स का बहुत इजी है, नोमेनक्लेचर तो बहुत इजी है, ठीक है। हाइलाइटर ले लेते हैं, ओके, कलर चेंज, ओके। अन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट इट कैटलाइज। Some enzymes were named before systematic way of naming enzyme was formed. Example ले लो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। By adding suffix हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज, ESE, एज, जहाँ एज का वर्ड यूज़ हो गया वो एंजाइम है, ठीक है ना। समझ में आ गया? जैसे कि आप फैमिली की बात करें, हम फैमिली हम देखते हैं ना, इसमें AC करके यूज़ आ जाता है, जैसे पोएसी, लिलिएसी ना, बाद में ये है ना ECAE, ठीक है, ठीक है। तो ये यूज़ हो रहा है ना, तो वो फैमिली हो जाती है। ऐसे करके हम क्लास और ऑर्डर को भी हम ऐसे देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या था? एज यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? एंजाइम हो जाएंगे। एंजाइम्स की हम सफिक्स में क्या यूज़ करते हैं? एज यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एंजाइम फॉर कैटेलाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस टर्म्ड एज हाइड्रोलेज। एक एग्जाम दे रखा हाइड्रोलेज, हमने लास्ट में क्या यूज़ कर दिया है? इसके लेज यूज़ कर दिया है, तो ये क्या है? एक एंजाइम बन जाता है, ठीक है। जैसे कि माल्टोज प्लस वाटर है ना, इसकी रिएक्शन करा के हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो हम माल्टेज का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें माल्टोज को तोड़ना है, ठीक है। माल्टोज को ब्रेक करने के लिए हमें माल्टेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की 2 पार्टिकल्स बना रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और भी दे रखे हैं, ये देखो, जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं लैक्टेज, प्रोडक्ट बनता है हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये थोड़े याद करें ना, ये वाला चार्ट अच्छा है, ठीक है। माल्टोज की बात करेंगे तो माल्टेज यूज़ कर रहे हैं हम, ग्लूकोज बना रहा है, ओके। सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलेज यूज़ कर रहे हैं,
ये क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। लिपिड्स की बात करेंगे, लाइपेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, किसमें हम ये लिपिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च की बात करेंगे तो एमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीज एंजाइम का यूज़ करते हैं जो कि पेप्टाइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है प्रोटीन को। ओके, तो ये वाला चार्ट लर्न कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एंजाइम्स का, ठीक है। देखो एंजाइम्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो सकते हैं, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, ठीक है, आइसोमरेज एंड लाइगेज, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब देखो अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन, ठीक है। ये सब जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं, बट पढ़ लो। ओके, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। यहाँ पे 6 मेजर क्लासेस हैं, जो कि हमने ये 6 मेजर क्लासेस देखी, ये सारी क्लासेस की बातें हो रही हैं। ईच क्लासेस फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस एंड सब क्लासेस एंड सो ऑन। ओके, टू डिस्क्राइब द ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो मतलब ये मान लो कि एंजाइम्स बहुत सारे हैं, पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, ये बायोलॉजी इतनी बड़ी एक्चुअली, ठीक है। एंजाइमोलॉजी भी तो छोटी नहीं हो सकती। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो अब यहाँ पे दे रखे हैं आपको जो अभी हमने 6 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, अब हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में क्या है। हाईलाइटर छोड़िए। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन इसका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कराता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल इसका यहाँ पे ले लो डिहाइड्रोजिनेज। ट्रांसफरेज की बात करेंगे तो ट्रांसफ़र अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ट्रांसएमिनेशन हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें। हाइड्रोलेज की बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट करा देता है, ठीक है, समझ में आ गया। डाइजेस्टिव एंजाइम में हम हाइड्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। आइसोमेरेज की बात करेंगे, कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ द आइसोमर ऑफ अनोदर ग्रुप ट्रांसफरिंग अनोदर बाय ट्रांसफरिंग अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनोदर, ठीक है, आइसोमरेज हो गया, ठीक है। लाइज की बात करेंगे तो ब्रिक केमिकल बॉन्डेड्स। लाइज क्या करता है, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रिक करता है, ठीक है, विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेज। लाइगेज की बात करेंगे तो कुछ जोड़ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, जोड़ना, जैसे कि डीएनए लाइगेज, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, एंजाइम्स हो गए। इतने 6 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब 6 टाइप के नहीं होते, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो ये कुछ टाइप हैं, इसके अंदर और भी एंजाइम्स हैं। ओके, अब देखो इसको और डिटेल में दे रखा है, ये तो हमने पढ़ लिया है ये सारा। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला एंजाइम है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबसे पहले हमने देखा था कि एज लग जाएगा, वो एंजाइम है। तो अब देखो, अब ऑक्सीडो रिडक्टेज से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ऑक्सी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडो है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेज क्या करता है, यूज ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट डू नॉट इनकॉर्पोरेट इट इनटू सबस्ट्रेट, है ना। डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, यूज मॉलिक्यूल अदर देन ऑक्सीजन, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजनेज क्या करेगा, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इनटू द सबस्ट्रेट। एंड परऑक्सीडेज क्या करेगा, यूज H2O2 एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे ये एंजाइम्स के, जो किस टाइप के होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज के होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ट्रांसफरेज की बात करेंगे। ओके, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, जैसे कि एग्जांपल है अमीनो कार्बोक्सिल, ठीक है, कार्बोनाइल, मिथाइल, फॉस्फोराइल, एसाइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। काइनेज की बात करेंगे, ट्रांसफर फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू अ सबस्ट्रेट, ये आपने ग्लाइकोलाइसिस में काइनेज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉस्फोराइलेसिस ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट। हाइड्रोलेज दे रखा है आपको यहाँ पे,
ये सारा जान लो, वैसे इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम दे रखा है आपको पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज का काम क्या होता है, क्लीव करता है अमीनो बॉन्ड्स को, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स के अंदर होते हैं, ठीक है, ये तोड़ने का काम करता है, ठीक है। फॉस्फेटेज भी इंपॉर्टेंट है, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ओके। लाइज की बात करेंगे, लाइज आर एंजाइम दैट कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ, ये सारे देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़े, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो गया, ठीक है। अदर बॉन्ड बाय मीन्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, दीज बॉन्ड आर क्लीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और अ न्यू रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, एल्डोलेज हो गया, सिंथेसेज हो गया, ठीक है ना, डिहाइड्रोक्सी क्या ये डिहाइड्रेटेजेस हो गया, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेजेस हो गया, कुछ नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे, ओके। आइसोमेरेसिस की बात करेंगे तो ये क्या करता है, सेवरल टाइप ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड द यील्ड ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। आइसोमेरिक फॉर्म बना रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है आइसोमेरेसिस बना है, ठीक है। जैसे कि सिस हो गया, ट्रांस आइसोमर्स हो गए, ठीक है, एपिमरेज हो गए, रेसिमर्सेज हो गए, ठीक है, म्यूटेसिस हो गए, ये सारा चीज़ें हो गया, ठीक है। सिस और ट्रांस तो आपने पढ़ी रखे होंगे। लाइगेजेस की बात करेंगे, लाइगेजेस का काम ही होता है जोड़ना, तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये आप पढ़ लो, ओके। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है लाइगेजेस एंड लाइगेजेस के अंदर। लाइगेजेस क्या है, लाइगेजेस आर एंजाइम दैट कैटलाइज बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन, बट लाइगेजेस का काम क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। लाइगेज का काम होता है ब्रेक कर देना, ठीक है, लाइगेज का काम होता है जोड़ना, ठीक है, बॉन्ड बनाना, ठीक है, बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, ये काम हो गया। कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड कॉज द फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ओके, इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है, क्योंकि हम बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। एक्ट ऑन अ सिंगल सबस्ट्रेट पर रिएक्शन, बट ये क्या करता है, एक्ट ऑन अ टू सबस्ट्रेट और रिएक्शन पर रिएक्शन, क्योंकि इसे जोड़ना है तो दो पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। यूजफुल इन ग्लाइकोलाइसिस एंड इम्पोर्टेंट इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो लाइसिस का काम हम किस में कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कर रहे हैं, और लाइगेसिस का काम डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है जिसमें हम की एंजाइम एक्शंस को समझेंगे। यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आया, शेप भी देखो, शेप ना बिल्कुल एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है एंजाइम से, ये एंजाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन साइट बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर एक क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाने का काम हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनने लग जाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट निकल के बाहर हो जाते हैं, ठीक है, और एंजाइम फिर से बाहर हो जाता है। फिर क्या करेगा, फिर से रिएक्शन सेम स्टार्ट होगी, और क्या होगा, फिर से सबस्ट्रेट आएगा और एक्टिवेशन साइट से जुड़ के सेम रिएक्शन फिर से चलेगी, ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म था, समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे बहुत मतलब एक थ्योरी है लॉक एंड की मेथड वाली, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये लॉक एंड की हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ एंजाइम का भी हमने शेप, हमने ऊपर भी देखा, तो आपने शेप देखा होगा कि सबके लिए स्पेसिफिक है, एक्टिवेशन साइट से वही जुड़ सकता है जिसकी इसकी शेप मैच कर रही होगी। वैसे क्या होता है, जो हमारा लॉक होता है उसी की से खुल सकता है जो उसकी की होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही एंजाइम भी होता है कि उसका जो सबस्ट्रेट होगा ना उसी से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे देखो की सबस्ट्रेट है, लॉक में फिट होगा जब ही होगा, तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कब बनाएगा, जबकि की किसकी होगी, इसकी खुद की होगी, ठीक है, इसकी खुद की होगी, वही उससे बनाएगा। वैसे सेम यहाँ पे सबस्ट्रेट है, एक्टिवेशन साइट से जब ही जुड़ेगा जो सबस्ट्रेट उसके मैचिंग का होगा, देखो शेप सिमिलर आपको दिखेगी, ठीक है, तो सिग्नल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कब ने किसने दिया था, इनका नाम था एमिल फिशर नाम था, जिन्होंने ये मेथड समझाया था, ठीक है, लॉक एंड की मेथड समझाया था कि एंजाइम भी ऐसे ही कुछ होता है, ओके, समझ में आ गया। ये हमने ये भी पढ़ लिया है। अब देखो सेम वही लॉक एंड की मॉडल फिर से समझाया गया है, ठीक है। फिशर ने कब दिया था, 1894 में दिया था। अब देखो यहाँ पे आपको और डिटेल में समझाया है, देख लेते हैं, इसे इरेज कर दूँ पहले मैं, ओके, पेन चेंज, क्योंकि कलर यहाँ पे सेम आ रहा है, अलग कलर ले लेते हैं।
देखो यहाँ पे ये हमारा की है, इसको हम सबस्ट्रेट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉक है। अब इसके अंदर ना की को ही फिट करने की शेप है, जैसा कि इसमें आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये की करेक्ट होगी ना तो ही इसके अंदर फिट होगी, समझ में आ गया। नहीं होगी तो नहीं फिट होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट की ले ली या फिर इनकरेक्ट सबस्ट्रेट ले लिया, अब ये इसके अंदर तो गया बट ये देखो आगे यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे, ये देखो ये किससे बनाए सर्कल, ओके ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो उसका कुछ पार्ट ही नहीं आया क्योंकि इनकरेक्ट की थी। तो इनकरेक्ट की होगी तो खुलेगा ही नहीं ना लॉक। तो वैसे ही क्या होगा, जब सबस्ट्रेट भी इनकरेक्ट होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके समझ में आ गया। तो ये हमारा लॉक एंड की मॉडल था। ओके अब यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट है, एक्टिवेशन साइट है, तो यहाँ पे देखो एक्टिवेशन साइट है ए बी सी, क्योंकि इसको अटैच्ड होना है ना यहाँ पे, तो इसके ये सारे पार्ट्स अटैच्ड होंगे ना ए बी सी वाले, तो तभी जाके रिएक्शन होगी। ये इस पे अटैच्ड हुए ए बी सी पे, तो यहाँ पे क्या बना लिया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। ओके तो अब ये क्या करेगा, अभी एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके समझ में आ गया। बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था ये, ठीक है। अब एक और मॉडल है यहाँ पे जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमको दिया था, हाइलाइटर यूज़ करेंगे हम, डैनियल कोशलैंड ने, ठीक है। कब दिया था, 1958 में दिया था। समझ में आ गए। अब ये क्या कह रहे थे, हिज थ्योरी असर्टेड दैट व्हेन द एक्टिव, हाइलाइटर यूज़ करेंगे, व्हेन द एक्टिव साइट, चलो, when the active site on enzyme makes contact with proper substrate, the enzyme model itself to the shape। तो इनके मॉडल का ये कहना था कि अगर एंजाइम को एक सही सबस्ट्रेट मिल रहा है, जैसे कि इसका ही सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो इसकी सिग्नलिंग अंदर गई, ठीक है, एंजाइम को बोलती है कि भाई ये तुम्हारा ही सबस्ट्रेट है, बस इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल गई है। तो एंजाइम बोलता है ठीक है यार, मैं तो बहुत अच्छे दिल का हूँ, तो ये क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा उसके साथ, ठीक है। तो एडजस्ट करके क्या करेगा, अपनी शेप भी थोड़ी चेंज कर लेगा और इसको फिट होने देगा, ठीक है, इजीली, क्योंकि बेचारा बोलता है ना यार अपने ही घर का है, थोड़ा चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम चला लेंगे काम। तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो एंजाइम फिर प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे भी कर लेता है एंजाइम, तो इनका ये कहना था। ओके फिर से यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में दे रखा है सेम चीज़। तो देखो वही है, सबस्ट्रेट है, वेट 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 वेट, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐसा था, देखो सबस्ट्रेट और एंजाइम थोड़ा ऐसा था, बट इन्होंने क्या किया, शेप चेंज कर ली और इसको फिट करा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके अब देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंड्यूस्ड कन्फॉर्मेशनल चेंज इन हेक्सोकाइनेज। अब इन्होंने किसी तो चीज़ पे दिया होगा ना, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है हेक्सोकाइनेज का। तो इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब हम अगर केमिकली बोलेंगे तो क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज। जैसे कि हम अभी पीछे बात करें तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज बोलते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होने को, ठीक है। मान लो कार्बन हाइड्रोजन इधर उधर मूव कर गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज बोलेंगे। ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, इसमें क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, डी ग्लूकोज है यहाँ पे, है ना। अब कुछ यहाँ पे ये देखो डी ग्लूकोज आया, इससे जुड़ गया, ठीक है, ये ग्लूकोज से डी ग्लूकोज जुड़ गया, तो यहाँ पे ऐसी बाइंडिंग बन गई, मतलब शेप थोड़ी अलग थी बट इन्होंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल भी था हेक्सोकाइनेज का। ओके एनर्जी प्रोफाइल फिर से देख लो, सेम वही डायग्राम है, ठीक है। एंजाइम आने के बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी प्रोफाइल कैसी रहती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो देखो पहले क्या था, सबस्ट्रेट आया था, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े, एंजाइम और प्रोडक्ट बनने लग गया, फिर प्रोडक्ट बन गया, तो ऐसे ऐसे करके तो रिएक्शन इंक्रीज होगी, ये भी देख लो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही वही सेम चीज़ है, विदाउट एंजाइम विद एंजाइम, सेम वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे के यहाँ पे समझाया हुआ है, सेम वही चीज़ है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो मतलब वही सारी चीज़ें आप ये देख लो, हम पीछे पढ़ा चुके हैं इसको, चलो आगे मूव करते हैं, सेम स्लाइड है। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझाया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। रिडक्शन की बात करेंगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपको डायग्रामेटिकली समझाया गया है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी की बात करेंगे। Amount of enzyme can either be expressed as molar amount or measured in a term of activity. Okay, enzyme are usually present in very small quantity, but reaction बहुत जल्दी जल्दी करती है, ठीक है। कम क्वांटिटी वाला भी एंजाइम मतलब बता चुके हैं हम आपको, तो वो मतलब इंक्रीज कर देता है आपकी रिएक्शन को, ठीक है। एक्टिविटी इज देन रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन व्हेन एंजाइम आर, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है लेटर, when enzyme are qualified related to activity rather than a direct measurement of concentration. The unit of report enzyme level are activity units. There are two standard unit express enzyme activities. एक तो एंजाइम यूनिट यू है एंड कैट। यहाँ पे दो यूनिट्स हैं जो कि हम एंजाइम एक्टिविटीज़ को समझाने के लिए यूज़ करेंगे। एक तो यू का यूज़ करेंगे, कैट का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। एंजाइम यूनिट्स की बात करें, द अमाउंट ऑफ एंजाइम कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो 1 एंजाइम यूनिट किसके बराबर होती है, 1 माइक्रोमोल पर मिनट के इक्विवेलेंट होती है। ओके, अभी हमने देखी थी कैटल, कैट हम शॉर्ट में बोलते हैं, कैटल इसका लॉन्ग फॉर्म है, तो अभी हमने वो देखा था। तो देखो अब हम 1 कैटल की बात करेंगे तो 1 कैटल किसकी इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल पर सेकेंड की इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। कैटल इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। 1 कैटल इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया, 1 सेकेंड में 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 कैटल बोलेंगे। ओके, यूनिट ऑफ कैटल कन्वर्जन यहाँ पे ये आपको समझाया गया है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो एंजाइम एक्टिविटी की बात करेंगे, एंजाइम्स आर नेवर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर कंसंट्रेशन, जैसे कि मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स, ऐसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने अलग टाइप की हमने यूनिट एक इन्वेंट करी है, ठीक है, कैटल, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटीज, मोल्स ऑफ सब्सट्रेट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, देयर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सब्सट्रेट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टेस्ट द ऑब्जॉर्वेंस, है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी देखने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमने यूनिट्स तो देख ली हैं, यहाँ पे यूनिट्स हमने देख ली थी कैटल, ठीक है। ये सारी यूनिट हो गई यहाँ पे, हम जो कि पीछे पढ़ चुके हैं। सेम स्लाइड है, आई थिंक स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। तो गाइज ये यहीं पे एंड होता है हमारा एंजाइम, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा एंजाइम अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना भूलना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ओके, मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।